प्यारे दोस्तों, सक्सेस गुरु में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार आर्य। तो आज हम विज्ञान की सीरीज में ये आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे और ये वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाते जाइएगा, आपको ये क्वेश्चन रट जाएंगे और ये हाई स्कूल इंटर के साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, कार का मात्रक है। तो सब लोग जानते हैं कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आप लोग जानते हैं W बराबर होता है F/D। तो आप लोग इस सवाल को या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, तो कार का मात्रक कौन हो गया, जूल हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश तीव्रता अर्थात दूरी की इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, पास्कल किसका इकाई है। तो पास्कल जो है वो किसका, दाब का इकाई है। अर्थात आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, F/A। आप लोगों ने पढ़ा होगा P बराबर F/A। तो उसमें आप ये पाते हैं दाब, तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है, या इसका मात्रक आप बना सकते हैं बल का मात्रक हो गया न्यूटन, प्रति क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। यह बल का मात्रक डायन भी होता है, तो इसका मात्रक आप डायन/सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंडला मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्योंकि आपने मूल राशियां और मूल मात्रक पढ़े होंगे। तो मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो वहीं से हमने देखा ये कैंडला लिखा हुआ है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। अगला क्वेश्चन आता है, एम्पियर मात्रक है। तो विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होती है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि धारा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कौन सी, एसी करंट, और एक होता है डीसी करंट। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एसी करंट के लिए। तो एसी करंट आप जानते हैं कि एसी करंट कुछ इस प्रकार चलता है, ये एसी करंट इस प्रकार चलता है, और जो हमारा डीसी करंट होता है वो डायरेक्ट चलता है। तो ये आप एसी और डीसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि एसी करंट में एक निश्चित समय के मान, उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, पुनः उसका मान हाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डीसी में एक समान चलता रहता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण होता है जब। अब सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। क्या हो जाता है, जैसे हमारा ये हो गया सूर्य हो जाता है। हम देख पा रहे हैं इसमें कि जैसे हमने कह दिया कि ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य है, जैसे ये सूर्य हो गया, ये सन है, और ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अर्थ है ये, और जो हमारा चंद्रमा है ये बीच में आ गया, ये मून बीच में आ गया। किस किस के, कि जो चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के अगर बीच में आ जाता है तो तब उस समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। क्यों होता है सूर्य ग्रहण, कि जो सूरज का आने वाला प्रकाश है वो मून चंद्रमा उसको ढक देता है, जिसके कारण वो प्रकाश अर्थ तक नहीं पहुंच पाता, यहाँ तक नहीं आ पाता मून। तो इस कारण से ये उसको ढक देता है, इसके कारण ये हमारा यहाँ तक प्रकाश नहीं आ पाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का बनाते हैं तो परावर्तन कोण कैसे होगा। जैसे हमारा ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के लिए आप देखिए, जैसे ये दर्पण है, ये हमने यहाँ पर पॉलिश कर दी। सबसे पहले चांदी या पारे का लेप करते हैं, उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। तो समतल दर्पण में ये कोई किरण आ रही है और ये लौट कर जा रही है, तो यहाँ से अगर ये वाला कोण हमारा 60 अंश का है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, 60 अंश का ही होगा। इसका मतलब सीधे सीधा हम कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, किसके, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अगला आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ जाता है, हीरे से कांच में। जब हीरे से कांच में जाता है तो उस समय क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मृग तृष्णा उदाहरण है। जो मृग तृष्णा है वो किसका उदाहरण है, तो मृग तृष्णा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, कि जब कोई प्रकाश किरण हमारी एक कोई माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे हमारे पास कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, कि जैसे ये प्रकाश के अपवर्तन के लिए जब कोई प्रकाश किरण आती है, तो जैसे ये हमारे पास था विरल माध्यम,
और विरल माध्यम से वो सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। इसी का दूसरा कंडीशन होती है कि यदि इसमें बात की जाए कि ये हमारे पास ये कोई आने वाली किरण है, अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अवलंब से दूर हट जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जैसे आपतन कोण आई है और ये अपवर्तन कोण आर है, और इसका मान ऐसा बढ़ाया जाए कि आई का मान इतना कर दिया जाए जिससे इसका आर का मान यहाँ से 90 से अधिक हो जाए। अर्थात कैसी कंडीशन बन जाए हमारी कंडीशन कुछ इस प्रकार बन जाए, ये किरण आए और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है। अब आता है एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य क्या होता है, किसी पिंड पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब देखिए कार्य क्या होता है, एफ जो कार्य होता है डब्ल्यू बराबर जाओ नीचे जाओ सब जन उठ के तुम्हारे। अब हम बात कर रहे हैं एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक। तो कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर जो होता है, डब्ल्यू बराबर आप जानते हैं एफ इंटू डी होता है। तो किसी पिंड पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन गुणनफल को कार्य कहते हैं। यदि विस्थापन किसी कोण से हो रहा था तो हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बराबर जानते हैं एफ एस कॉस थीटा, थीटा जहाँ पर कोण के लिए काम करता है। तो यहाँ पर देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है। ये एमकेएस पद्धति में इसको सीधे जूल भी बोल सकते हैं। अगर हम सीजीएस पद्धति में बात करें तो बल का मात्रक क्या हो सकता है, डायन हो सकता है, दूरी का मात्रक सेंटीमीटर हो सकता है। अब अगला जैसे क्वेश्चन आ गया कि सीजीएस पद्धति में कार्य का इकाई क्या होता है, तो इसमें कार्य का इकाई क्या होता है, अर्घ होता है। जैसे हम जिस प्रकार जूल बोल सकते हैं वैसे हम इसको अर्घ बोल सकते हैं। और इसके बाद अगला जो इसका मात्रक है वो डायन सेंटीमीटर। अभी हम पीछे आपको बताए ना कि हम जानते हैं कि जो कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर, वो हम क्या पढ़े थे, एफ इंटू डी पढ़ा था। तो बल का मात्रक हम जिस प्रकार न्यूटन पढ़ते हैं वैसे हम डायन भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ डायन हो गया। और दूरी का मात्रक सीजीएस में क्या, सेंटीमीटर, इसका मात्रक डायन और सेंटीमीटर भी हो सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही समझेंगे। जो एक जूल होता है वो 10 की घात 7 के अर्घ के बराबर होता है। क्लियर है। तो एक जूल कितने के बराबर होता है, 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होते हैं। तो 1 मेगावाट जो होता है वो 10 की घात 6 वाट के बराबर होते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में। अगला ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला आता है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होता है। अब देखिए इसमें विस्थापन जो है बल की दिशा में हो रहा है तो कार्य कितना होगा, तो कार्य अधिकतम होगा। क्यों होगा, उसके लिए देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि जो डब्ल्यू बराबर होता है वो हम जानते हैं एफ इंटू एस कॉस थीटा होता है। अब जब विस्थापन बल की ही दिशा में होगा तो थीटा का मान कितना होगा, 0। जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो इसलिए हमारे पास बनेगा डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस और कॉस 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए डब्ल्यू बराबर बन जाएगा एफ इंटू एस। तो इसलिए जो हमारा कार्य होगा वो कैसा होगा, अधिकतम होगा, जब विस्थापन बल की ही दिशा में हो रहा हो। नेक्स्ट आता है, जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो रहा तो यहाँ पर क्या होगा, लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण बनेगा। तो आप इसमें कंडीशन लगा देंगे डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कॉस 90 अंश। और जब कॉस 90 और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। जब 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 हो गया तो 0 को गुणा एफ इंटू एस में करेंगे, इसलिए इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जाता। ये किसका नियम है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? आप लोगों ने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, लेकिन पुरानी जो घड़ियाँ होती थी उनको चाबी सुबह सुबह चाबी भर देते थे, वो लगभग 2-3 दिन के लिए काम आती थी। तो जो हम घड़ियों में जो चाबी भरते थे, टाटा हुआ, सोनाटा हुआ, इस प्रकार की आती थी, तो इसमें आप देख पाते हैं स्थितिज ऊर्जा इसमें निहित होती थी। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो जो तनी हुई स्प्रिंग होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसे? आप जैसे जानते हैं कि जैसे कोई तनी हुई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हमारी है इस प्रकार से, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला आता है डायनामो का कार्य क्या है? अब ये हाई स्कूल में भी है डायनामो, एसी और डीसी। डायनामो क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मल भाषा उसको जनरेटर बोलते हैं। तो जो डायनामो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे आपने देखा होगा जनरेटर जो होता है, जनरेटर के 2 भाग होते हैं, एक आगे का डायनामो होता है, इसमें एक शाफ्ट लगी होती है, और दूसरा भाग इसमें एक मशीन होती है। ये मशीन जब चलती है हमारा डीजल या पेट्रोल के माध्यम से, तो ये डायनामो घूमता है, और डायनामो में एक कुंडली लगी रहती है। कुंडली, जब उसमें कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रहता है और उसमें विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण विद्युत का निर्माण हो जाता है। तो क्लियर हुआ ये? तो आपको याद रखना है डायनामो का कार्य क्या है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब इसी प्रकार जैसे हम कह दिया जाए कि जो हमारा पंखा होता है, फैन होते हैं, ये क्या करते हैं? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे हमारे घर में जो पानी वाले मोटर होते हैं, ये भी क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मोमबत्ती में किसका रूपांतरण होता है? तो मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। आप जानते हैं कि जो मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती में जो हमारे पास रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा रासायनिक विधियों से हमने बनाया है, तो जब वो जलती है तो उससे क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन का क्या कार्य है? माइक्रोफोन जो हम लोग बात करने वाले मोबाइलों में यूज करते हैं, ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हम जो भी बात अपने मोबाइल के माध्यम से शेयर करते हैं, तो वो पहले ध्वनि होती है, ध्वनि को वो किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट आता है, लाउड स्पीकर का क्या कार्य है? अब लाउड स्पीकर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। जैसे हम क्या करते हैं, जो लाउड स्पीकर होते हैं हमारे पास, तो लाउड स्पीकर में हम लोग जो भी ऊर्जा देते हैं, ये लाउड स्पीकर जैसे रहते हैं, यहाँ पर आप देख पाते होंगे। तो जो लाउड स्पीकर है, विद्युत ऊर्जा हम इसमें करंट देते हैं, हम किसी मशीन द्वारा इसमें जो ध्वनि को रूपांतरित करते हैं, और जो विद्युत ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल जो सेल होते हैं, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है, सोलर प्लेट होती हैं, और सोलर प्लेट में ये सूर्य से आने वाला प्रकाश जब टकराता है, और यहाँ से इसमें सोलर सेल में बैटरी लगी होती हैं, तो बैटरी से इसका कनेक्शन होता है, तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला आता है, ट्यूबलाइट का क्या कार्य है? जो ट्यूबलाइट होते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। जो हम घर में लाइट लगाए रहते हैं ट्यूबलाइट, ये क्या करते हैं? जो आने वाला करंट होता है उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो जो यांत्रिक कार्य करके उसमें ध्वनि बदल देता है, वो कौन सा है? सितार है। तो इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और आप इनकी तैयारी करते रहिए। हम अगले वीडियो के साथ फिर आएंगे। जब तक